Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the third part of the homes and the tourism map, जिसमें हम applied translation के हवाले से discuss करेंगे। जैसे कि translation studies को homes हैं pure और applied में divide किया था, जिसमें हमने pure को further divide किया था theoretical में, descriptive में। अब यहाँ पे आज हमने applied को discuss करना है, किस तरीके से further इसने division की translator training में, फिर ट्रांसलेशन एड में और इसी तरह ट्रांसलेशन क्रिटिसिज्म में। वो कहता है कि ट्रांसलेशन के हवाले से अगर हम अप्लाइड को देखें तो इस मेथड में ट्रांसलेटर की जो ट्रेनिंग है उस पर फोकस किया जाता है। उसमें जो डिफरेंट टीचिंग मेथड जिस तरह एक टीचर को सिखाया जा रहा होता है, सिमिलरली सेम थिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन विद द ट्रांसलेटर। तो उसको भी इसी तरीके से ट्रांसलेशन के मुख्तलिफ मेथड्स, किस टाइप की ट्रांसलेशन होती है, सेंस का ख्याल रखना है, वर्ड टू वर्ड और सेंस टू सेंस किस किस्म की ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। वो डिफरेंट मेथड्स बताए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनको मद्देनज़र रखना, कल्चर को देखना है, रिचुअल्स वैल्यूज़ को अपने रिसेप्टर ओरिएंटेड अप्रोच को अडॉप्ट करना, ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं ट्रांसलेटर को गाइड किया जाता है। इसके अलावा टेस्टिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो भी उससे सिखाई जाती हैं और करिकुलम डिज़ाइन के इसके लिए बाकायदा जो ट्रांसलेटर्स होता है उनका एक सिलेबस जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है, उन्हें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। फिर उसके अलावा ट्रांसलेशन एड्स के हवाले से वो एड्स का मतलब है आपको जनरली कॉमनली हम ले रहे होते हैं कोई भी चीज़ जो आपको हेल्प आउट कर रही होती है। ट्रांसलेटर जब अप्लाइड जो है प्रैक्टिकल वर्क कर रहा होता है तो उसके लिए जो एड्स उसको प्रोवाइड की जा रही होती है उसमें डिक्शनरीज आ जाती हैं, ठीक है, और ग्रामर्स आ जाती हैं और आईटी एप्लीकेशंस। डिक्शनरी हेल्प आउट कर रही होती हैं क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे फ्रेजेस या प्रोवर्ब्स वगैरह होते हैं, हर लैंग्वेज के डिफरेंट होते हैं। तो वो ये जो डिक्शनरीज होती हैं ये हेल्प आउट कर रही होती हैं। जैसे कि अगर अपने फ्रेंड से आपने करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज से आपने फ्रेंच में करना है, तो इसके लिए मुख्तलिफ जो एड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उसके काम जो है प्रोफिशेंटली किया जा सके। इसी तरह आईटी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पीछे भी बताया जाता रहा है कि जो ट्रांसलेशन करते हुए मुख्तलिफ जो ट्रांसलेशन की हमने देखी थी के हवाले से कि सम टाइम ट्रांसलेशन ह्यूमन बींग्स भी कर रहे होते हैं, सम टाइम अकेले, और सम टाइम जो ऑटोमेटिक मशीन्स जो होती हैं उसकी हेल्प आउट ली जा रही होती हैं, जिसको आप कहते हैं ना मीडियम रिस्ट्रिक्टेड थेरीज जो हमने पढ़ी थी पीछे। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे आईटी एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो ट्रांसलेटर है उसके काम को आसान, प्रैक्टिकली उसका जो वर्क है वो आसान हो जाए। इसके लिए डिफरेंट जो आईटी टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कैट वगैरह के टूल्स होते हैं, ऑटोमेटिक ऑनलाइन ट्रांसलेशन होती है, ऑनलाइन डाटाबेस महफूज कर लिया जाता है ताकि ट्रांसलेटर जब भी हेल्प आउट लेना चाहे तो उसके लिए ईजी हो। इसी तरह यूज़ ऑफ इंटरनेट भी उसको सिखाया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प आउट कर रही होती हैं ट्रांसलेटर की कि वो अपनी ड्यूटी को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकें। फिर ट्रांसलेशन क्रिटिसिज्म के हवाले से बताना चाहूँगी कि इसमें क्रिटिसिज्म ये सिखाया जाता है किस तरीके से आप बेस्ट ट्रांसलेशन क्रिएट करते हैं, सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ, जिसमें आपकी रिविजन्स आ जाती हैं। आपने ट्रांसलेशन जो होती हैं उसकी एवेल्यूएशन करती हैं। अब इसमें टू टाइप्स की एवेल्यूएशन को डिस्कस करता है। एक वो एवेल्यूएशन होती है जो आपके स्टूडेंट्स जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं, आप मार्किंग करते हैं और उसको एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि रिज़ल्ट कितने परसेंट और कितना बेहतर प्रोवाइड किया है सोर्स से टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ। फिर दूसरा ये होता है रिव्यू किया जाता है कि डिफरेंट जो पब्लिश्ड ट्रांसलेशंस होती हैं उनका, ठीक है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं उनकी भी एवेल्यूएशन की जाती है। सो ये तीन मेथड से जो अप्लाइड में आ जाते हैं, जिसमें जो ट्रांसलेटर ट्रेनिंग आ जाती है, ट्रांसलेटर एड्स आ जाते हैं और ट्रांसलेशन क्रिटिसिज्म आ जाता है। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, एड्स भी और क्रिटिसिज्म भी, ताकि बेहतर तरीके से वर्कआउट आप जो आउटपुट है वो क्रिएट कर सको। और इसी तरीके से उसका सबसे पहला स्टेप ही ट्रेनिंग का होता है, जिसमें पूरा एक डिज़ाइन जो होता है करिकुलम वो डिज़ाइन किया जाता है, टेस्टिंग टेक्निक सिखाई जाती है और ट्रेनिंग के मेथड्स बताए जाते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये तो सारे उसने डिस्कस किया, होम्स ने, मैप में ये चीज़ें हैं, दिस एंड दैट। अब उसमें कहते हैं कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कोई भी चीज़ होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें पॉइंट्स लाजमी होते हैं। यहाँ ड्रॉबैक जो था इसके स्ट्रक्चर के हवाले से था। अब ऐसा हुआ कि उसने उसे डिवाइड किया था, जैसे प्योर और एक अप्लाइड में किया, तो प्योर में थ्योरेटिकल को डिस्कस किया और थ्योरेटिकल के
ये अलावा अप्लाइड को हमने डिस्कस किया, ठीक है। और ये जो चीज़ें थी डिस्क्रिप्टिव, ये तीनों की तीनों चीज़ें अब उसने तो मैप में कोशिश की उसने, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में ना ये इन्फ्लुएंस कर जाती हैं, कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेट होती हैं। तो ऐसे लगता है स्ट्रक्चर को देखें तो ऐसा लगता है कि जो डिवीजन की गई है, सब डिवाइडेड किया है चीज़ों को मैप के अंदर, इट्स लुक जस्ट लाइक इट लुक्स लाइक आर्टिफिशियल वे, कि कोई भी चीज़ रियलिस्टिक वे से नहीं रिप्रेजेंट की गई। जस्ट एक कहते हैं ना एक आप कोई भी चीज़ को हाइपोथेसिस क्रिएट करके बना रहे हो। सिमिलरली ये उसका ड्रा बैक है, क्योंकि जो तीनों जो है थ्योरेटिकल है, डिस्क्रिप्टिव और अप्लाइड जो है, तीनों की तीनों जो है आपस में जो है इन्फ्लुएंस करती है। फिर मेरिट ऑफ मैथ की हम बात करते हैं। इट प्रोवाइड द क्लेरिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द लेबर। अगर आप देखें तो क्लैरिफिकेशन दे रहा होता है इसमें। अब इसके पॉजिटिव जो है इन जो आप कह सकते हैं पॉइंट है कि इसने बड़े ही खूबसूरती के साथ पहले उसे प्योर में डिवाइड किया, फिर अप्लाइड में किया, फिर फर्दर डिवीजन की उसकी, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक तरह से पूरे मैप में के वर्क के अंदर क्लैरिफिकेशन क्रिएट हुई कि हमें पता चल गया जी थ्योरेटिकल वर्क में जनरल हो सकता है, ये पार्शियल रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसलेशन की बात कर रहा होता है जिसमें पैरामीटर्स का ख्याल रखा जाता है। इसी तरीके से जो डिस्क्रिप्टिव था उसमें रैंक, एरिया, इस तरह मुख्तलिफ जो ओरिएंटेड जो DTS अप्रोचेज़ हैं उसने अडॉप्ट किया। तो ये एक तरह से क्लेरिफिकेशन भी दे रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर भी दे रहा है बिटवीन द वेरियस एरिया ऑफ द ट्रांसलेशन। और उससे पहले क्या होता था, होम्स के इस मैप से पहले ट्रांसलेशन के मुख्तलिफ जो एरियाज़ थे, क्योंकि उसे स्टार्ट से होम ने इसे एज अ फील्ड के तौर पर लिया था। जो पुराने वक्तों में इसे मतलब इतनी पज़ीराई हासिल भी नहीं थी, और इसे जो दूसरे डिसिप्लिन्स थे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। यही वजह है कि जो होम्स का जो पेपर था द नेम एंड नेचर ऑफ द ट्रांसलेशन, इसने एक तरह से फील्ड को इंट्रोड्यूस करवा के एक नई डेवलपमेंट का आगाज़ किया। इसका फ़ायदा ये होने लग गया कि इन फ्यूचर के अंदर जो रिसेंट ईयर्स जो थे मॉडर्न टाइम पीरियड में मज़ीद जो वर्कआउट होता गया, उसमें डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एडवांसेस इन रिसेंट ईयर्स जो काम होता गया उसमें मज़ीद डेवलपमेंट ऐड अप होती रही, कि इसमें इतनी गुंजाइश रखी गई कि अगर आपने कोई न्यू वर्क किया तो उसमें आप चेंज कर सकते हो। इसमें एक तरह से एक कंटिन्यूसली एक कह सकते हैं ना डेवलपमेंट प्रोसेस के तौर पे इसको मैप को उसने डेवलप किया। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो इसकी अप्लाइड साइड को तो ऐसा लगता है अंडर डेवलप है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, और इसे मज़ीद आप इसमें ऐड अप कर सकते हैं, जैसे कि उसने जो था ट्रांसलेटर एड्स थे, फिर उसके बाद ट्रेनिंग थी, फिर उसके बाद ट्रांस जो मुख्तलिफ उसने ट्रेनिंग मेथड्स को यूज़ करा है, टेक्निकल करिकुलम डिज़ाइंस, और फिर एवेल्यूशन क्रिटिसिज्म कर रहा है। तो इस तरह के से हम मज़ीद जो हैं चीज़ें इसमें ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इसके मतलब हमें गुंजाइश दे रहा होता है कि हम मज़ीद वर्कआउट कर सकें। लेकिन वो कहते हैं हाउएवर जनरल कैटेगरीज हैव बीन रिटेन, जो आम तौर पे कैटेगरीज हैं चाहे पास्ट में थी या प्रेजेंट में, वो सारी की सारी रिटेन होती हैं। तो आप देखें कि उसने फील्ड किया इन डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग, बड़े ही क्लेरिफिकेशन और बड़े डिवीजन ऑफ लेबर के साथ। पर्टिकुलरली अगर आप देखें ना ट्रांसलेशन एड्स के हवाले से, तो उसने एक कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल्स का इस्तेमाल, कैट का, और इसी तरह ऑटोमेटिक ऑनलाइन ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करके इसे बड़ा ही टेक्निकल और बड़ा ही आउट क्लास जो है एक ट्रांसलेशन स्टडीज़ के हवाले से एक मैप जो है हम सबके सामने प्रेजेंट किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।